आज के लेक्चर में इस बात की चर्चा हो रही थी कि हिंदी साहित्य का आदिकाल किन विशेषताओं और किन प्रवृत्तियों से परिपूर्ण था, और उसके संदर्भ में, उसकी परंपरा के संदर्भ में जो आपको टेक्स्ट पढ़ना है, जो मैं पढ़ाऊँगा आपको, वो है संदेश रासक, जिसे अब्दुल रहमान या अपभ्रंश में कहें तो अद्दहमाण ने लिखा है। तो उसकी परंपरा को किस प्रकार से आप समझें, तो इस पूरे परिदृश्य को बताने के लिए सुबह जो भी मैंने ज़ूम लेक्चर लिया था उसमें 7-8 लोग जुड़े थे। बहुत सारे लोग उसमें नहीं जुड़ पाए थे। पास कोड की कई लोगों को दिक्कत हो रही थी, और उसके अलावा इंटरनेट की समस्या थी, कई जगह वो नहीं आ रहा था, और बहुत सारी आवाज़ की समस्या थी। इसके लिए मैंने अगला लेक्चर गूगल मीट पर लेने का एक प्रयोग किया है। हो सकता है कि उसमें ज़्यादा बेहतर तरीके से आप लोग जुड़ सकें। तो फ़िलहाल जो भी ऑनलाइन इस तरह के लेक्चर्स होते हैं या ऑनलाइन क्लासेस होती हैं, वर्चुअल जो मीटिंग्स हैं, उसमें इस तरह की दिक्कतें बनी रहेंगी जब तक ऑफ़लाइन आप लोगों की क्लासेस शुरू नहीं होती हैं विभाग में। तो फ़िलहाल उसके बारे में 17 जनवरी के बाद पता चलेगा। तो अभी जो आप लोगों को सुबह लेक्चर दिया गया था वो हिंदी साहित्य के इतिहास का जो आरंभिक काल है, जिसे हम आदिकाल के नाम से जानते हैं, और जिसका समय हम आज 1000 ईस्वी से लेकर के 1400 ईस्वी तक लगभग निर्धारित करते हैं। उसमें कुछ इधर उधर भी निर्धारित किया जाता है। कुछ लोग उसे 993 ईस्वी से 1318 ईस्वी मानते हैं, और कुछ लोग उसे सीधे सीधे 1000 ईस्वी से 1400 ईस्वी तक बताते हैं। अब इसमें पहली जो बात है वो तो ये जाननी ज़रूरी है कि आप हिंदी साहित्य का इतिहास पढ़ रहे हैं, तो आपको ये जानना ज़रूरी है कि जो हिंदी भाषा है उसका आरंभ कब हुआ, और हिंदी भाषा का आरंभ का जो भी विवाद है उसमें से जो वर्तमान निष्कर्ष हैं उन्हें आप किस तरह से समझें। तो इन बातों पर भी विस्तार से आप हिंदी साहित्य के इतिहास में आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल के बारे में आप पढ़ेंगे और जानेंगे कि किस प्रकार से हिंदी साहित्य का आरंभ हुआ और उसकी भाषा कैसे कैसे विकसित हुई। जो ये आपके स्क्रीन पर दिख रहा है तृतीय प्रश्न पत्र आपका, जिसका नाम हिंदी साहित्य का इतिहास आरंभ से रीतिकाल तक, इसमें आप देखेंगे कि जो पहला ही टॉपिक आपका है हिंदी साहित्य का आरंभ कब और कैसे, पूर्ववर्ती साहित्यिक परंपराएं, आदिकाल के प्रमुख कवि और उनका काव्य, प्रमुख साहित्यिक प्रवृत्तियां। तो ये हालांकि ये एलोकेट किया गया है कि दूसरे जो अन्य टीचर्स हैं, जैसे कि डॉक्टर अम्बे कुमारी हैं मैडम, वो आपको हिंदी साहित्य के इतिहास के बारे में इस टॉपिक यानी हिंदी साहित्य का आदिकाल पढ़ाएंगी। लेकिन कुछ कारणों से शायद ऑनलाइन क्लास लेना संभव नहीं हो पा रहा है कुछ अध्यापकों के लिए। तो कुछ लोग नोट्स भेज रहे हैं, जिन्हें कुछ लोग वीडियो बना रहे हैं, और इस तरह से आप लोगों से जुड़ रहे हैं। लेकिन ऑनलाइन में ये समस्याएं आएंगी, तो आप लोग स्वाध्याय करते रहें। जो भी इसमें अनुमोदित ग्रंथ हैं, जैसे कि आप नीचे देखेंगे कि इस प्रश्न पत्र के नीचे दिया हुआ है, और ये बात मैंने पहले लेक्चर में भी कही थी कि जो ये अनुमोदित ग्रंथ हैं, जैसे कि रामचंद्र शुक्ल का हिंदी साहित्य का इतिहास है, हजारी प्रसाद द्विवेदी की हिंदी साहित्य की भूमिका है, उन्हीं का जो उद्भव और विकास है, हिंदी साहित्य का आदिकाल है। ऊपर की चारों किताबें बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। फिर उसके अलावा भी जो इसमें दी गई हैं, डॉक्टर नगेंद्र की हिंदी साहित्य का इतिहास, राम स्वरूप चतुर्वेदी का हिंदी साहित्य और संवेदना का विकास, ठीक है। ये किताबें तो कम से कम आपके पास होनी ही चाहिए। और इसमें जो अंतिम आप देखेंगे कि यहाँ 27वां नंबर जो दिया हुआ है, विश्वनाथ त्रिपाठी का हिंदी साहित्य का संक्षिप्त इतिहास, ये हिंदी साहित्य का सरल इतिहास नाम से आप मार्केट में उपलब्ध है। ओरिएंट लॉन्गमैन ने इसे छापा है, और वो जो है एक प्रकार से आप कह लीजिए कि आधिकारिक रूप है हिंदी साहित्य के इतिहास का, क्योंकि विश्वनाथ त्रिपाठी द्वारा लिखित हिंदी साहित्य के इतिहास को ही NCERT में भी पढ़ाया जाता है। तो आप ऐसा कर सकते हैं कि अगर आपको एक तुरंत एक ओवरव्यू चाहिए, एक उसका विस्तार से आप नहीं जाना चाहते हैं, तो आप हिंदी साहित्य का सरल इतिहास खरीदिए। उसमें पतली सी किताब है,
के आसपास आपको जो मैंने पीडीएफ शेयर की थी ग्रुप पर, पीजी 2019 से 21 जो पीजी फर्स्ट सेमेस्टर का ग्रुप है व्हाट्सएप का, उसमें बताया था कि ये जो पीडीएफ है जो राजस्थान बोर्ड में चलता है वो कमोबेश वही है जो विश्वनाथ त्रिपाठी की किताब में लिखा हुआ है। तो आप वो भी पढ़ सकते हैं, और बेहतर तो ये रहेगा कि हिंदी साहित्य का सरल इतिहास आप किताब ले लें। मार्केट में भी उपलब्ध है और ऑनलाइन भी उपलब्ध है, अमेज़ॉन या फ्लिपकार्ट पर या अन्य वेबसाइट्स पर। तो इसमें इस तरह की चीज़ें हैं, तो ये आप पढ़ेंगे तो बेहतर होगा कि आपको एक ज़रूरी पृष्ठभूमि और ओवरव्यू उसका मिल जाएगा। लेकिन जो महत्वपूर्ण बात है वो ये कि आपको निश्चित रूप से ऊपर की 4 किताब में मैं सिर्फ एक उदाहरण दे रहा हूँ कि अगर जैसे मान लीजिए आपको अगर हिंदी साहित्य का इतिहास तीसरा पेपर पढ़ना है कायदे से, तो आपको अनुमोदित ग्रंथों में ऊपर की 4 किताबें ज़रूर पढ़नी चाहिए। उसके बाद आप जो है आगे बढ़ें और 6वें नंबर पर जो डॉक्टर नगेंद्र की किताब है, 7वें नंबर पर जो रामस्वरूप चतुर्वेदी की किताब है, इन किताबों को पढ़ें। उसके बाद और ये अंतिम जो इसमें विश्वनाथ त्रिपाठी की किताब है, ये आपके पास होनी चाहिए पहले, ताकि आपको एक जल्दी से हिंदी का एक पूरा ज्ञान हो जाए, हिंदी भाषा और साहित्य के इतिहास का। ठीक है, तो जो आपसे संदेश रासक की चर्चा हो रही थी वो चतुर्थ प्रश्न पत्र में आता है, जिसमें आप हिंदी साहित्य की आदिकाल की कविताएं कुछ पढ़ेंगे, ताकि आपको जानकारी होगी तत्कालीन समय में जब हिंदी अभी नई नई विकसित हो रही थी, नया नया उसका रूप आ रहा था, तो वो कैसा था। इसके लिए आपको हजारी प्रसाद द्विवेदी और नामवर सिंह द्वारा संपादित जो पृथ्वीराज रासो है, जिसे चंद्रबरदाई ने लिखा था, तो इसकी चर्चा सुबह क्लास में भी हो रही थी कि चंद्रबरदाई ने जो लिखा है और अन्य रचनाकारों ने जो लिखा है हिंदी साहित्य के आदिकाल के दौरान, उसमें बहुत सारी चीज़ें अप्रामाणिक भी पाई गई हैं। हिंदी साहित्य के इतिहास में धीरे धीरे शोध हुए हैं, उसमें उनके कई प्रकार के ऐसे वर्जन भी सामने आते हैं जो अन्य लेखकों ने लिख दिए हैं और उसमें चंद्रबरदाई के नाम से वो जुड़ गया है। तो उसको प्रामाणिक भाषा के लिहाज से कि तत्कालीन भाषा कैसी थी, जो भाषा के विद्वान हैं उस पर उन जिनकी पकड़ है, उस हिसाब से उन्होंने जो है उस पाठ को देखा और चंद्रबरदाई का एक प्रामाणिक पाठ तैयार किया, और हमारे सामने जो हजारी प्रसाद द्विवेदी और नामवर सिंह द्वारा जो संपादित पाठ है पृथ्वीराज रासो का, वही प्रामाणिक माना जाता है। हालांकि वो उसमें बहुत छोटा सा अंश, जो आपको पूरा पृथ्वीराज रासो संपूर्ण जो मिलेगा वो तो बहुत मोटा है, वो उसमें सब कुछ है, उसमें चंद्रबरदाई के का भी है, उसमें उनके जो बेटे हैं जब चंद्रबरदाई के मरने के बाद उन्होंने रचा था उसकी भी कुछ पाठ हैं, और कुछ जो बहुत सारे अन्य कवियों ने बाद में कालक्रम में उसमें जोड़ दिया अपना लिखा हुआ, वो भी उसमें है। तो वो सब मिलाकर आप पढ़ते हैं। जैसे आप अगर उदाहरण के लिए आप ये समझें कि जैसे आप ऋग्वेद अगर पढ़िए कभी, तो उसमें जो 10वां मंडल आता है जिसमें पुरुष सूक्त वगैरह हैं, तो वो बाद में जोड़ा गया है। वो ऋग्वेद की मतलब जब ऋग्वेद की पूरी रचना हुई थी वो उस समय वो नहीं था, वो धीरे धीरे कालक्रम में वो जोड़ दिया गया और वो ऋग्वेद के नाम से ऋग्वेद में ही वो चलने लगा। लेकिन भाषा के जो विद्वान हैं वो भाषा पर जब शोध करते हैं तो वो ये जानते हैं कि मतलब कौन सी भाषा कब की है और कौन सी भाषा बाद की है। ठीक है, तो ये सब वो जानते हैं और इस प्रकार से वो उसमें छांटते हैं कि कौन सी चीज़ प्रामाणिक है, कौन सी चीज़ अप्रामाणिक है। और इसी प्रकार आपको संदेश रासक जो आदिकाल की एक महत्वपूर्ण रचना है, उसे भी हजारी प्रसाद द्विवेदी और विश्वनाथ त्रिपाठी जी ने संपादित किया है। अब्दुल रहमान ने लिखा था। और इसके अलावा विद्यापति की आपको पदावली पढ़नी है, जिसे रामवृक्ष बेनीपुरी ने संपादित किया है, लोक भारती से छपी हुई है। और कीर्तिलता, जिसका संपादन वीरेंद्रनाथ श्रीवास्तव ने किया है, ये आपको पढ़नी है। इसके अलावा अमीर खुसरो के चयनित पाठ आपको पढ़ने हैं। चौथे पेपर में इन 5 कवियों की रचनाओं को आपको पढ़ना है और अलग अलग अध्यापक आपको पढ़ाएंगे। जो कोर्स नहीं पूरा हो पाएगा, कोशिश की जाएगी कि दूसरे अध्यापक भी उसको पूरा करने की कोशिश करें। फ़िलहाल इसमें भी कई सारे ग्रंथ हैं जो आपके लिए महत्वपूर्ण है। सबसे पहले तो आप इनका टेक्स्ट खोजिए, ठीक है।
अगर आपको मार्केट में मिलता है तो मार्केट से, नहीं तो आप इंटरनेट पर अगर सर्च करेंगे तो कई सारे PDF भी आपको उपलब्ध हो जाएंगे। जैसे संदेश रासक का PDF मैंने आपको ग्रुप पर भेजा था, चंद बरदाई भी उपलब्ध है PDF के फॉर्म में। अगर आप विद्यापति की पदावली राम वृक्ष बेनीपुरी खोजेंगे या कीर्तिलता खोजेंगे, शायद वो भी उपलब्ध होगी, मैंने देखा नहीं है, आप एक बार कोशिश कीजिएगा। तो लेकिन समस्या ये है कि डिजिटली बहुत ज़्यादा देर तक आप पढ़ नहीं सकते। मान लीजिए 1 घंटा, 2 घंटा, 3 घंटा आप पढ़ें, तो उसमें डाइवर्जन भी होता है, उसमें जो है ध्यान भटकता है। और दूसरी चीज़ ये है कि आँखों पर उसका प्रभाव पड़ता है, बहुत सारी और भी नकारात्मक चीज़ें हैं। लेकिन ये है कि वर्तमान दौर में जब किताबों की उपलब्धता कम है, कोविड का दौर है और तमाम सारी चीज़ें हैं, हालांकि कोविड वगैरह के प्रोटोकॉल कोई नहीं फॉलो करता है, आप जानते हैं कि कितने लोग पालन करें, हालांकि उसका पालन करना चाहिए। तो डिजिटल ही हमारे पास एक सशक्त माध्यम है जिसके माध्यम से हम जुड़ सकते हैं और तमाम सारे ज्ञान विज्ञान के साधनों से रूबरू हो सकते हैं। तो तो हमें जो है कोशिश करनी चाहिए किताबें हमारे पास उपलब्ध हों। और जब आपकी ऑफ़लाइन क्लासेस, हो सकता है कि 17 के बाद कोई ऐसी नोटिस आए जिसमें ऑफ़लाइन क्लासेस स्टार्ट हों आपकी, तो फिर आप यहाँ से लाइब्रेरी में अपना ID कार्ड बनवा कर और वहाँ से आप इशू करा सकते हैं जो भी चीज़ें उपलब्ध हैं। और तब तक के लिए आप कोशिश करिए कि व्यक्तिगत स्तर पर अगर आप ख़रीद सकें तो ख़रीद लें, किसी सीनियर के पास या किसी अध्यापक के पास मौजूद हो, किसी पुरानी लाइब्रेरी के आप सदस्य हों या आपके शहर में कोई पुरानी ऐसी लाइब्रेरी हो। हालांकि आजकल पढ़ने लिखने वाले लोग कम हैं। आप जानते हैं कि पहले एक ज़माना हुआ करता था जब उपन्यास और कहानियों और पत्र पत्रिकाओं के लिए वही उनके मनोरंजन का साधन हुआ करता था और लोग जाते थे लाइब्रेरी में, घंटों बैठकर पढ़ते थे। और वो एक दौर था जिसमें प्रेमचंद और जयशंकर प्रसाद और जैनेंद्र वगैरह जाया करते थे और उस समय की जो पुस्तकालय हैं वो गुलजार हुआ करते थे, लोग बैठते थे और पिन ड्रॉप साइलेंस हुआ करता था, कोई भी शोर नहीं। तो इस तरह की चीज़ें थी। लेकिन अब आप देखेंगे कि अपने शहर के कई सारे लाइब्रेरी जो पुस्तकालय हैं वो धूल फांक रहे हैं, उनको सुधि लेने वाला कोई नहीं है। पत्र पत्रिकाएं बंद हो चुकी हैं, अखबार वाले भी अब शायद कम ही आते हैं, वही जो पुरानी उनकी पूंजी है, जो किताब है, वो पड़े हुए हैं। तो आपको देखना चाहिए, खोजना चाहिए। हिंदी साहित्य का विद्यार्थी होने के कारण आपको एक बार इस चीज़ की कोशिश करनी चाहिए कि आप देखें कि आपके शहर में हिंदी साहित्य से जुड़ी हुई कौन सी हस्तियाँ मौजूद हैं, कौन कौन लोग हैं, उसकी क्या परंपरा रही है, क्या ऐसी कोई चीज़ है जिससे आप जुड़ सकते हैं, उसको सक्रिय रूप से उसमें भाग ले सकते हैं, उसमें उसको फिर से नए ज़माने में जागृत कर सकते हैं, अपना क्या योगदान कर सकते हैं, ये सब चीज़ें आपको देखनी चाहिए। तो इसमें जो पृथ्वीराज रासो का जो पाठ है वो, और अब्दुल रहमान का पाठ, विद्यापति की पदावली, अमीर खुसरो और विद्यापति की कीर्तिलता, ये तो हो गया पाठ। इसके अलावा मान लीजिए इसकी व्याख्याएं कैसे आप पढ़ेंगे, तो उसके लिए बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारे ग्रंथ हैं। जैसे मान लीजिए कि कीर्तिलता पर आपको समझना है तो कीर्तिलता जो ये 6वें नंबर पर आप देख रहे हैं अनुमोदित पुस्तक सूची में, कीर्तिलता और विद्यापति का युग, जिसे अवधेश प्रधान ने संपादित किया है, विश्वविद्यालय प्रकाशन से छपी है वाराणसी से, ये आपको उपलब्ध हो जाएगी। आप कभी अगर बनारस जाएं और या फिर आप एक बार वहाँ से विश्वविद्यालय प्रकाशन को फ़ोन कर सकते हैं, या ऑनलाइन अगर उपलब्ध हो तो वहाँ देख सकते हैं। तो उसमें आपको कीर्तिलता और विद्यापति के बारे में बहुत सारी चीज़ें मिल जाएंगी, उसमें आप पढ़ सकते हैं, नोट्स बना सकते हैं। इसी तरह विद्यापति के बारे में शिव प्रसाद सिंह ने एक किताब लिखी है, बहुत ही प्रसिद्ध किताब है, जो 5वें नंबर पर दी हुई है। ठीक है। हालांकि पढ़ने लिखने वाले लोग कम हैं, इसके बावजूद आपको ये कोशिश करनी चाहिए कि आपके पास जो संबंधित किताबें हैं वो हों। किताबों को पढ़ने की आदत डालिए, क्योंकि उससे ध्यान बनता है और उससे एक जो उसकी जो स्मृति होती है किताबों को पढ़ने की, वो बेहतर होती है, वो आप ज़्यादा समय तक उसे याद रख सकते हैं। ठीक है। इसके कई सारे नकारात्मक परिणाम देखे गए हैं कि ज़्यादा देर तक डिजिटल माध्यम का इस्तेमाल करने, वीडियो देखने या डिजिटली पढ़ने से होता ये है कि लोग ध्यान नहीं रख पाते हैं, उसे बहुत जल्दी जल्दी वो ख़त्म करना चाहते हैं। या कोई किसी भी चीज़ पर, चूँकि व्हाट्सएप, फेसबुक, यूट्यूब, ट्विटर या जो भी आपका इंस्टाग्राम है, या इस तरह के कई सारे डेटिंग ऐप्स हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं जिसमें लोग
ख़ास तौर से युवा वर्ग उससे अपने आप को जुड़ा हुआ महसूस करता है। तो स्क्रॉलिंग, लगातार नई नई चीज़ों को देखना, बार बार नोटिफिकेशन का आना, ध्यान का भटकना, ये सारी चीज़ें एक सामान्य बातें हो गई हैं। और उसके नकारात्मक परिणाम सामने आ रहे हैं कि उसमें एकाग्रता भंग होती है, आप ज़्यादा देर तक अपनी स्मृति को नहीं बरकरार रख पाते हैं, आप अपने इतिहास बोध को खोने लगते हैं। ये सारे परिणाम हैं और ये बहुत ख़तरनाक परिणाम है। इसलिए आपको एक बहुत ही संभल कर नियंत्रित तरीके से अपने डिजिटल औजारों का इस्तेमाल करना चाहिए, चाहे मोबाइल हो, लैपटॉप हो, टैबलेट हो या स्मार्ट वॉच हो, कुछ भी हो। तो जितना आपको इस्तेमाल हो उतना ही इस्तेमाल करिए जितनी ज़रूरत हो, और उसके बाद आप कोशिश कीजिए कि उसे परे रख कर के आप किताबों, कॉपियों और नोट्स के माध्यम से अपनी पढ़ाई और अपने अध्ययन को जारी रखें। तो ये सिर्फ एक टूल है, इसे टूल की ही तरह इस्तेमाल करें। और बार बार महात्मा गांधी ये बात कहते थे, इसीलिए पश्चिमी सभ्यता का वो घोर विरोध करते थे कि जो मशीनी सभ्यता लगातार आती जा रही है वो हमारे लिए बहुत ही ख़तरनाक है, क्योंकि मशीनों का आदमी पर हावी होना आदमी को हमेशा के लिए एक गुलाम बना देगा, और उसे पता भी नहीं चलता है। उसे लगता है कि मैं बहुत ज़रूरी काम कर रहा हूँ, लेकिन वो बहुत ही व्यर्थ का काम करता है और उसका समय बीतते चला जाता है और कोई भी उसके पास कोई भी ठोस चीज़ नहीं आती है। तो ये आप किताबें इसमें देखिए, और जो भी किताब आपको उपलब्ध हो जाए उसे आप पढ़िए। ठीक है, जैसे चंद्रबरदाई को समझने के लिए शांता सिंह की किताब है, पद्मावत को समझने के लिए माता प्रसाद गुप्त की किताब है। इसी तरह हिंदी साहित्य का आदिकाल, जो तीसरे पेपर में भी मैंने बताया कि हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा जो संपादित है, वो बहुत अच्छी किताब है। उससे आपको तीसरा पेपर और चौथे पेपर दोनों में मदद मिलेगी। तो तीसरे पेपर में आपको हिंदी साहित्य का पूरा इतिहास पढ़ना है, पूरा इतिहास नहीं, हिंदी साहित्य के आरंभिक काल से उसके रीतिकाल तक, और जो आधुनिक काल है वो अगले सेमेस्टर में आप लोग पढ़ेंगे। और उसके बाद आप चौथे पेपर में हिंदी साहित्य का जो आरंभिक काल है उसके 5 प्रमुख जो कवि हैं, जो प्रतिनिधि कवि माने जाते हैं, उनकी आप रचनाएं पूरे विस्तार के साथ पढ़ने वाले हैं। तो संदेश रासक को शुरू करने से पहले ये ज़रूरी है कि हिंदी साहित्य का जो आदिकाल है उसको आप समझ लें कि हिंदी भाषा क्या है, हिंदी भाषा का आरंभ कब से माना जाना चाहिए, और जो उसके नामकरण का विवाद है, इसीलिए उससे संबंधित जो प्रश्न हैं, जो बातें हैं, वो मैंने आप लोगों से प्रश्नोत्तरी के माध्यम से गूगल फॉर्म और गूगल क्लासरूम में पूछी भी थी। और एक बार मैं कुछ लेक्चर लेने के बाद आप लोगों से शॉर्ट और लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन भी लिखवाऊंगा। गूगल क्लासरूम में आपको जो है असाइनमेंट दिया जाएगा। लेकिन फ़िलहाल अभी आपकी क्लास ज़्यादा ज़रूरी है ताकि डिटेल में आप इन चीज़ों को समझ लीजिए। तो ये मतलब है कि आप संदेश रासक तो पढ़िए ही। संदेश रासक के बारे में जो भी बातें भूमिका में दी गई हैं, या संदेश रासक का पाठ जहाँ से शुरू होता है आधी किताब में, उसके पहले जो बातें लिखी हुई हैं वो आप पढ़ लीजिए। अगर वो ऑनलाइन किताब उपलब्ध संदेश रासक, जो लोग ख़रीद सकते हैं ख़रीद लें, किसी मित्र के पास उपलब्ध हो उसे ज़ेरॉक्स करा लें, या पीडीएफ जो मैंने भेजा है उसमें आप उस चीज़ को पढ़ लें। लेकिन उसके पहले हिंदी साहित्य के आदिकाल के बारे में, किसी भी साहित्य के इतिहास से, हिंदी साहित्य के इतिहास से, रामचंद्र शुक्ल और द्विवेदी को, हजारी प्रसाद द्विवेदी को पढ़ लीजिए, या डॉक्टर नगेंद्र की किताब पढ़ लीजिए, या विश्वनाथ त्रिपाठी की किताब पढ़ लीजिए। जितना संभव हो आप उसके बारे में जान लीजिए। उससे ये होगा कि आपका तीसरा पेपर का आदिकाल तो तैयार होगा ही, आप आरंभिक हिंदी कविता को समझने के ज़्यादा योग्य हो जाएंगे। ठीक है, तो ये कुल मोटी मोटी बातें थी। सुबह कुछ बातें हिंदी भाषा के बारे में की गई थी कि हिंदी भाषा कैसे संस्कृत, पाली, प्राकृत, अपभ्रंश और उसके बाद वर्तमान जो आधुनिक भारतीय भाषाएं हैं, ये पूरा क्रम है भाषा के विकास का। तो हिंदी भाषा के ठीक पहले आती है अपभ्रंश भाषा, जो लगभग उसका मतलब काल माना जाता है कि 1000 ईस्वी तक वो थी। लेकिन हिंदी भाषा का जो आरंभिक रूप है वो 6वीं-7वीं शताब्दी से थोड़ा थोड़ा मिलने लगता है। इसीलिए कई बार ये कहा जाता है कि हिंदी साहित्य के जो पहले कवि हैं वो सराहपा हैं, जो 7वीं शताब्दी के सिद्ध योगी थे। आप एक
तरह से कह लीजिए सिद्धों जिन जहाँ पर तंत्र मंत्र साधना और तमाम सारी चीज़ें प्रचलित थीं। आप पढ़ेंगे रामचंद्र शुक्ल की जब किताब और आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी की, तो उसमें काफ़ी विस्तार से वर्णन है कि सिद्धों और नाथों का संप्रदाय कैसा था, उनकी मान्यताएं क्या थीं और कैसे उनका प्रभाव आगे चलकर कबीर पर और निर्गुणपंथी अन्य लोगों पर और हिंदी साहित्य और भारतीय काव्य परंपरा और भारतीय जनमानस पर कैसा उसका प्रभाव पड़ा। इसके बारे में आपको बताया भी जाएगा। तो कैसे जो है सिद्ध जो पहले सिद्ध 84 सिद्ध माने जाते हैं, उनमें पहले सिद्ध सराफा थे, उनको हिंदी साहित्य का पहला कवि माना जाता है। उसमें कई लोग उस पर विवाद भी खड़ा करते हैं कि जब वो पहले कवि हैं तो क्यों उसको हम लोग अपने पाठ्यक्रम में नहीं पढ़ते हैं। उसमें तमाम सारे जवाब भी हैं कि इसलिए नहीं पढ़ते हैं क्योंकि वो उनका जो तंत्र मंत्र की साधना थी वो साहित्य में नहीं आती। ठीक है, इस पर विवाद है कि साहित्य में क्या शामिल होना चाहिए, क्या नहीं शामिल होना चाहिए, क्योंकि जाहिर सी बात है कि साहित्य वही है जो संवेदना का पक्ष है, वो साहित्य है। जहाँ भी भाव पक्ष आता है वो साहित्य का क्षेत्र होता है, जहाँ पे कोई ऐसी रचना की जाती है, जहाँ पर कोई ऐसी बात की जाती है जो हृदय को मार्मिक रूप से उद्वेलित कर दे कि आप उसकी ओर आकर्षित हो जाएं, तो ऐसी सारी चीज़ें साहित्य के अंतर्गत आती हैं। तो बहरहाल इस पे विस्तार से बाद में बात की जाएगी, लेकिन हिंदी भाषा का जो विकास क्रम है उसमें इस बात पर ध्यान देना जरूरी है कि हिंदी भाषा का जो विस्तार है वो किन प्रदेशों तक है। 10-11 प्रदेश हैं जो हिंदी प्रदेश कहलाते हैं, जिसमें आप जानते हैं कि उत्तर प्रदेश, बिहार, उत्तरांचल, हरियाणा, आपका फिर मध्य प्रदेश हो गया, राजस्थान हो गया, इसके अलावा आपका इधर का क्षेत्र हिमाचल प्रदेश भी हो गया। तो इस तरह से आपके जो है 10-11 जो प्रदेश हैं वो मूल रूप से हिंदी प्रदेश हैं। वहाँ पर जो है हिंदी उनकी राज्य की प्रमुख भाषा है। उसके अलावा जो वहाँ की स्थानीय भाषाएं हैं वो दूसरे राजभाषा के रूप में वहाँ शामिल की जाती हैं। पत्र व्यवहार और आकाशवाणी, दूरदर्शन, तमाम सारे जो पत्राचार होते हैं उन चीज़ों का व्यवहार हिंदी में ही किया जाता है प्रमुख रूप से। उसके अलावा भी जो भारत के अन्य राज्य हैं वहाँ भी हिंदी बोली जाती है, समझी जाती है। मीडिया, फिल्मों और अन्य मनोरंजन के साधनों के माध्यम से वहाँ पर भी लोग हिंदी ठीक ठाक समझते हैं। इसलिए और जाहिर सी बात है कि हिंदी सबसे बड़ी भारत की भाषा है, समझी जाने वाली, तो वो एक पुल का काम करती है जिससे हिंदुस्तान के सभी लोग आपस में जुड़ सकें, भले ही दूसरे भाषा भाषी हों। तो और जो भाषा का विवाद है उसमें ये बात महत्वपूर्ण है कि हिंदी भाषा की जो बोलियां भी रही हैं शुरू से, चाहे वो आप कह लीजिए राजस्थानी हो, ब्रज हो, अवधी हो, ठीक है, या खड़ी, वर्तमान में हम लोग खड़ी बोली हिंदी का व्यवहार करते हैं। 18वीं शताब्दी के बाद जो राजनीतिक सामाजिक परिस्थितियां बनी उसके हिसाब से धीरे धीरे खड़ी बोली हिंदी जो है हमारे केंद्र में आती गई, और हम लोग एक दूसरे से जो बात करते हैं, जो साहित्य रचते हैं, जिसमें पत्राचार करते हैं, वो हिंदी खड़ी बोली हिंदी है। इसके पहले जब मध्यकाल में हम लोग जिस भाषा का व्यवहार करते थे पूरे हिंदुस्तान के अधिकतर लोग, तो वो थी ब्रजभाषा या अवधी भाषा, क्योंकि वो बहुत प्रमुख भाषा थी और उसमें इतनी बड़ी बड़ी रचनाएं की जा रही थीं, जैसे अवधी में रामचरितमानस की रचना या फिर विनय पत्रिका की रचना। ठीक है, तो तुलसीदास ने या सूरदास ने फिर ब्रज भाषा में रचनाएं की, बहुत सारे लोगों ने, नंददास ने, बाद में मलूक दास ने, पूरा का पूरा रीतिकाल आपका केशव दास और मतिराम और घनानंद, तमाम सारे लोगों ने। तो ब्रज भाषा और अवधी को एक नया मुकाम हासिल हुआ, और इसलिए इस मुकाम के हासिल होने के कारण उसका व्यवहार लोग करते थे, भले ही वो राजस्थान के रहने वाले हों, भले ही वो बिहार के रहने वाले हों, या वो उत्तराखंड के रहने वाले हों, लेकिन चूँकि ब्रज भाषा उस समय की प्रमुख भाषा थी तो वो बोलने चालने में या फिर जो है वो साहित्य का जो प्रमुख साहित्य का वो है क्षेत्र है उसमें ब्रज भाषा और अवधी का इस्तेमाल करते थे। जैसे एक समय संस्कृत का रुतबा हुआ करता था कि भले ही कोई किसी भाषा का बोलने वाला हो, लेकिन जब साहित्य की रचना होती थी, जब अगर कोई भद्र वर्ग का व्यक्ति है, अगर कोई शिक्षित है, तो वो संस्कृत का व्यवहार करता था। तो ये समय की मांग है, ये होता रहता है, भाषाएं बदलती हैं। एक समय आया जब संस्कृत के बाद पाली
बोली जाने लगी। महात्मा बुद्ध के समय पर पाली का व्यवहार होता था। उनके जो प्रवचन हैं, जो उनके उपदेश हैं, वो पाली में संकलित किए गए, क्योंकि पाली उस समय की जनभाषा थी। लेकिन धीरे धीरे समय के प्रवाह के कारण पाली का रूप बदलता चला गया, वो प्राकृत में बदला। फिर इसी प्रकार से जो प्राकृत है वो अपभ्रंश में बदला, और अपभ्रंश धीरे धीरे चल के वर्तमान आधुनिक भारतीय भाषाओं में बदला, जिसमें आप देखेंगे कि हिंदी क्षेत्र में हिंदी है, तो बंगाली क्षेत्र में बंगाली है, कहीं मगही है, कहीं भोजपुरी है। तो ये सारे जो है क्षेत्र जो हैं, अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग अपभ्रंश थे, और अलग अलग अपभ्रंशों के पहले भी अलग अलग प्राकृतें थीं। ठीक है, ये आप जब हिंदी भाषा पढ़ेंगे, जो आपका पहला पेपर है, डॉक्टर प्रोफेसर भरत सिंह और डॉक्टर अजीत सिंह पढ़ाएंगे, उसके बारे में भी थोड़ा बहुत आपको जानकारी दी जाती रहेगी लेक्चर में। मैं भी उसकी चर्चा करता रहूँगा। तो उसमें यही है कि कैसे भाषा का विकास हुआ, और कैसे जो है अलग अलग प्राकृतों और अलग अलग अपभ्रंशों के क्षेत्रों के माध्यम से अलग अलग रूपों का विकास हुआ। आप देखेंगे कि क्यों हिंदी की जो बोलियां हैं और उपभाषाएं हैं, उनको क्यों हिंदी में सम्मिलित किया जाता है। तो इसका एक ठोस कारण है कि ऐसा इसलिए किया जाता है क्योंकि इसकी सभी जो उपभाषाएं और बोलियां मानी जाती हैं, वो भले ही उनका थोड़ा बहुत रूप अलग हो, लेकिन उनका मूल व्याकरणिक रूप एक ही है। उनके जो शब्द हैं वो एक ही हैं। एक दूसरे की बोली, जैसे कोई अगर भोजपुरी का है तो वो मगही की बात समझ सकता है, भले ही वो बोल नहीं सकता है, या मगही बोलने वाला या मैथिली बोलने वाला वो बात समझ लेता है, क्योंकि शब्द एक हैं, शब्दों का भंडार एक है, व्याकरणिक जो रूप हैं वो हैं। बस उनका थोड़ा बहुत क्रियाओं में, कुछ अक्षरों में इधर उधर का हेर फेर हो जाता है। वो स्थानीय जो वातावरण है उसका प्रभाव है। और क्योंकि चार कोस पर बदले बानी, ये तो प्राचीन काल से प्रचलित रहा है। तो ये सारी बातें हैं हिंदी भाषा को लेकर के, कि उसको किस तरह से माना जाए, क्यों हम उसे हिंदी भाषा को में इन बोलियों और भाषाओं को शामिल करें, हम सिर्फ खड़ी बोली को क्यों न शामिल करें। इस तरह का विवाद उठा है और बार बार उठ रहा है कि अन्य बोलियों को जो है जब भाषाओं का दर्जा दिया जा रहा है, अन्य बोलियां और भाषाएं जब अपने में सक्षम हैं, तो क्यों जो है उनको हिंदी में सम्मिलित किया जाता है। और जब खड़ी बोली हिंदी आज प्रमुख है, तो बाकियों को क्यों न छोड़ दिया जाए, या बाकी लोग इसे क्यों न छोड़ दें। तो इसका उत्तर यही है कि जो हिंदी के तमाम क्षेत्र हैं बोले जाने वाले, जहाँ पर लोग एक दूसरे को समझते हैं बोली भाषाओं को, वो हिंदी के क्षेत्र में शामिल हैं, हिंदी प्रदेश कहे जा सकते हैं। उनके जो अन्य तमाम बोलियों के व्याकरणिक रूप हैं वो एक है, शब्द भंडार लगभग एक है। इसलिए संविधान में भी ये प्रावधान है कि हिंदी के विकास के लिए मुख्य रूप से संस्कृत और गौण रूप से अन्य भाषाओं बोलियों से शब्द लिए जाएं, उसको समृद्ध किया जाए। क्योंकि हिंदी एक ऐसी भाषा है जो एक दूसरे को एक पुल के रूप में बांधती है, हिंदी के लोगों को, हिंदुस्तान के लोगों को। इसलिए उसे बढ़ावा दिया जाए। हो सकता है कालांतर में 400-500 साल बाद, 1000 साल बाद हिंदी का रूप परिवर्तित होकर किसी और भाषा के रूप में चला जाए। आप देखेंगे कि आज से जो 50 या 100 साल पहले की हिंदी थी, आज वो हिंदी नहीं है। आज हिंदी में अंग्रेज़ी भाषा के तमाम सारे शब्द, तमाम सारे वैज्ञानिक शब्द शामिल हुए हैं, तमाम सारे आर्थिकी से संबंधित शब्द शामिल हुए हैं। तो ये सारी जो है चीज़ें बदलती रहती हैं, भाषाओं का रूप बदलता रहता है। उसमें ये भाषा का अपना प्रवाह है, ये एक समय की अपनी मांग है। तो भाषा को जीवंत रखने के लिए हम लोग यही करते हैं कि उसमें, और हिंदी भाषा का जो व्याकरण है वो लगातार अन्य चीज़ों को अपने में समाहित करता चलता है। तो ये पूरा आपका एक ओवरव्यू है हिंदी भाषा का। और इसमें आप जो काल विभाजन है, आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल और आधुनिक काल का, उसे आपको जानना चाहिए कि 1000 से 1400 ईस्वी तक लगभग जो आदिकाल आपका है, उसमें आपको क्या क्या पढ़ना है, कौन कौन सी प्रमुख प्रवृत्तियाँ और विशेषताएँ हैं। ठीक है, ये आप पढ़ करके आइए। अगली जो भी क्लास होगी यानी परसों, उसमें आपसे इन चीज़ों के बारे में थोड़ा मैं पूछूंगा। तो थोड़ा सा इनका, आप जब इनकी जानकारी हो जाए, फिर आपसे संदेश रासक पर बात करने में ज़्यादा आसानी होगी, आप उसे ज़्यादा आसानी से समझ पाएंगे। तो मेरा आग्रह है कि आप लोग पढ़ें और इस पर विस्तार से चर्चा होगी। तो परसों जो लिंक दिया गया है गूगल मीट का, उससे आप सीधे लिंक के माध्यम से या पासकोड डालकर भी उसमें मिल सकते हैं। आजकल जीमेल पर भी शायद गूगल मीट का सीधे ऐप दे दिया गया है, या गूगल मीट का आप अलग से भी प्ले स्टोर पर लोड कर सकते हैं। तो बहरहाल ये जो लेक्चर है ये यूट्यूब पर मैं अपलोड कर देता हूँ, आपको शेयर कर दिया जाएगा गूगल क्लासरूम में भी, जो मेरा
अपना क्लासरूम है जिसमें मैं शायद अभी 44 बच्चे जुड़े हुए हैं फर्स्ट सेमेस्टर के, और जो ये सार्वजनिक मंच है व्हाट्सएप का, उस पर भी शेयर कर देता हूँ। आप लोग इस लेक्चर को सुन लीजिए और इसके आधार पर आप लोग अपने आगे की पढ़ाई, आगे का अध्ययन आप लोग जारी रखें, पढ़िए, और आपको शुभकामनाएं आगे के लिए।